हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अब बच्चों का डिमांड आ रहा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी चाहिए क्योंकि टर्म टू एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है अच्छा खासा। तो अब हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज। तो इसके 2 वीडियोस टोटल अपलोड होंगे जिसमें सारा ही चैप्टर अपन कवर करेंगे। आज हम एकदम बेसिक सम से शुरू करने जा रहे हैं जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। उसका एक रीजन है क्योंकि आप भला करेंगे किसी का तो आपका भी अच्छा ही होने वाला है। सो मेक श्योर अगर आपको हमारी हेल्प मिल रही है तो आप किसी और की भी हेल्प करें, ठीक है। सो आप ये सम निकाल के रखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी शुरू करो उसके पहले जर्नल का बेसिक रूल आपको आना बहुत जरूरी है। वो रूल होता है LICAED। ये मेरा पर्सनल रूल है जर्नल का, जहां पे मैं बोलता हूं लायबिलिटी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, असेट बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे। अगेन आई रिपीट द रूल, जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, आप उसको क्रेडिट करेंगे, असेट बढ़ते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं, आप उसको डेबिट करेंगे। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप जर्नल करके वीडियो होगा, आप उसको एक बार चेक जरूर कीजिएगा ये वाली वीडियो देखने से पहले, क्योंकि अगर आपको जर्नल नहीं आता होगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा। इसका एक रिवर्स रूल भी होता है, अगर लायबिलिटी कम हो जाए, इनकम कम हो जाए तो उल्टा हो जाता है, डेबिट। मैंने बहुत सिंपल तरीके से याद रखवाया हुआ है, आपको क्या याद करना है, उल्टा। वैसे ही असेट कम होती है, एक्सपेंस कम होता है तो इट इज क्रेडिट। ये भी उससे क्या हो गया, उल्टा। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 2 रूल्स LICAED। आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आराम से समझ आ जाएगा। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है पहले वो थोड़ा समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। बिल का मतलब बहुत सिंपल है। समझो मैं सेलर हूं और राज करके एक बंदा है, वो बायर है। मैं दुकान पे सुबह सुबह बैठा था, एक बंदा राज करके मेरे पास आया कि हरप्रीत सर मेरे को है ना 50 साइकिल खरीदनी है आपसे। मैंने बोला ठीक है ले लो 50 साइकिल। मैंने 50 साइकिल दे दी, सब कुछ ऑल सेट हो गया, गाड़ी वाड़ी भर दी। मैंने बोला राज भाई पैसा। तो राज क्या बोलता है, हरप्रीत सर अभी तो पैसा नहीं है, मैं तो आपको पैसा दूंगा 3 महीने के बाद। तो मैंने मन में बोला राज मने तारा पर भरोसो नहीं के। आपने वो सुना होगा ना, सोनू मने तारा पर भरोसो नहीं के। अभी मेरा डायलॉग क्या है, राज मने तारा पर भरोसो नहीं के। अब राज ने बोला भैया तुमको भरोसा नहीं है तो क्या करोगे। तो मैंने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया जिसपे राज का नाम लिखा कि राज भाई से 50 साइकिल के अज्यूम करता हूं 1 लाख रुपए। मैंने राज भाई से लिख दिया कि राज भाई से 1 लाख रुपए लेने हैं 3 महीने के बाद। ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया, नीचे मैंने मेरा साइन किया, हरप्रीत लिख दिया, इसको वकील से नोटरी करवाया। नोटरी का मतलब होता है इसको लीगल एग्रीमेंट बनाया और राज को बोला राज भाई आप भी साइन कर दो। और राज को बोला कि आप एक्सेप्ट करो कि आप 1 लाख रुपए मुझे 3 महीने के बाद देंगे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने राज के थ्रू बनवाया। राज ने इस पे साइन कर दी। इसका मतलब राज एक्सेप्ट करता है कि वो 1 लाख रुपए 3 महीने के बाद हरप्रीत सर को मतलब मुझे देगा। तो इस जो कागज का टुकड़ा है जो मैंने राज पे भरोसा नहीं था जिसके लिए मैंने बनाया, उस कागज के टुकड़े को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, जो दोनों के लिए अलग अलग हुआ। मैंने बिल बनाया है ना, जो बिल बनाता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है। जो बिल एक्सेप्ट करता है, यहां पे एक्सेप्ट किसने किया, बिल राज करके बंदे ने जिसने मेरे से साइकिल खरीदी थी, उसके लिए वो बिल पेएबल होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो बिल बनाता है, बिल कौन बनाता है, जिसको पैसा मिलने वाला होता है। मैंने साइकिल बेची है, मैंने साइकिल बेची है तो मुझे पैसा मिलने वाला है और राज ने साइकिल खरीदी है, राज इसका पैसा देने वाला है। तो इट इज बिल पेएबल फॉर राज, बिल रिसीवेबल फॉर हरप्रीत सर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बिल बनाता है वो उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल पेएबल होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर रहेगा। याद रहे बिल और कुछ नहीं, दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है। राज करके बंदा मेरे पास सामान खरीदने आया था, उसने सामान खरीदा,
बोलता है उधारी पे लूंगा। मैंने बोला मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने एक एग्रीमेंट बनाया जिसपे लिखा राज से 1 लाख रुपए लेने 3 महीने के बाद, खुद का साइन किया, वकील के पास रजिस्टर करवाया, राज का साइन लिया, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए, मेरे लिए बिल रिसीवेबल हुआ, राज के लिए बिल पेएबल हुआ। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। पेज नंबर है 84। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप टेक्स्ट बुक विद यू। अमी सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू रमी ऑन 1/7/16। अमी करके एक बंदा है, मतलब बंदा बंदी जो समझ लो आप, XYZ अमी है जिसने अपना सामान बेचा है रमी को। कौन सी डेट पे? 1/7/2016 पे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, अमी ने सामान बेचा है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अमी ने सामान बेचा है तो जर्नल एंट्री मस्ट बी रमी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों ऐसा? हमने सामान बेचा तो अपने पास से सामान गया, असेट कम हुई, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। किसको सामान बेचा? रमी। तो अपने को ये सामान का पैसा किससे लेने का निकलता है? रमी से। तो रमी मेरे लिए क्या होगा यहाँ पे? असेट। कि पैसा किससे लेने का अपने को? रमी से। तो रमी के तौर पे असेट बढ़ी, गुड्स के तौर पे असेट कम हो गई। इसी जगह पे रमी अपनी बुक में एंट्री क्या करेंगे? ये बोलेंगे भाई हमारे पास सामान आया, वी हैव परचेज्ड द गुड्स। तो ये एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट। क्यों परचेस अकाउंट डेबिट? असेट बढ़ी, असेट हमारी इंक्रीज हुई। रमी के पॉइंट से बात कर रहा हूं, सामान खरीदा तो असेट बढ़ी। पप्पा का सामान तो नहीं है ना, इसका पैसा देना बाकी है। किसको देना है पैसा इसका? अमी को देना है। तो अमी के तौर पे लायबिलिटी बढ़ी। रूल क्या बोलता है? LIC। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। इसलिए अमी को हमने उठा के क्या कर दिया? क्रेडिट। परचेस को क्यों डेबिट किया? हमने सामान खरीदा, हमारी असेट बढ़ी, तो AED के हिसाब से परचेस डेबिट हुआ और अमी के तौर पे लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए अमी क्या हुई? क्रेडिट। ये पहली एंट्री। जब कौन सी वाली केस है? अमी सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू रमी वाली एंट्री समाप्त हुई। मैं अगेन कहूंगा, अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ रहे हो, अगर आपने अभी तक जर्नल नहीं समझा है तो पहले जर्नल समझिएगा, फिर ही आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट है, ऑन 3/7/16 अमी ड्रू अ बिल of 25,000 for 20 days on रमी। कौन सी तारीख को बिल निकाला? 3 तारीख को। बेटा बिल कौन निकालेगा? जिसने माल बेचा है। बेटा गरज उसको ही है ना। रमी तो बोले हमारे तो मजे मजे साला, पैसा भूल जाओ, हमारे बाप का क्या चाहता है। बिल कौन निकालेगा? अमी, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है। तो लिखा है अमी ड्रू अ बिल, अमी ने बिल निकाला। तो एंट्री क्या होगी भाई? अब पूरा ध्यान इधर, एंट्री मस्ट बी बिल रिसीवेबल। क्यों रिसीवेबल? इस बिल के थ्रू अमी को पैसा मिलने वाला है, दैट इज व्हाई उसके लिए क्या हुआ? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमी। इसका भी पूरा लॉजिक है भाई। देखो, मैंने राज को सामान बेचा, अगर राज ने एग्रीमेंट साइन कर दिया ना भाई, तो मेरे लिए भगवान एग्रीमेंट है। राज गया, गाली समझ लो आप जो समझ गए, राज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी बात समझने की ट्राई कीजिए। मेरे लिए अब ये कागज का टुकड़ा भगवान है, इसलिए एंट्री भी क्या हो रही है कि बिल रिसीवेबल के तौर पे असेट बढ़ी, रमी के तौर पे असेट कम हो गई। अब रमी कपड़े भी उतार के खड़े रहता है तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास कागज का टुकड़ा है जो हमारे लिए क्या हुई? असेट। ये जो एग्रीमेंट है ये हमारी असेट है, इसलिए बिल रिसीवेबल के तौर पे असेट बढ़ी, रमी के तौर पे असेट कम हो गई। ठीक है। उसी टाइम पे रमी एंट्री क्या करेंगे? अब रमी का ईगो हट हो गया, बोले साला मेरा नाम हटा दिया। रमी बोलता है मैं भी तेरा नाम हटा दूंगा। रमी क्या बोलता है कि भाई मेरी लायबिलिटी अब अमी नहीं, बिल्स पेएबल है। तो रामी बोलता है कि बिल्स पेएबल के तौर पे मेरा कर्जा बढ़ा, LIC। बिल्स पेएबल के तौर पे कर्जा बढ़ा, अब मेरे को अमी से कोई वास्ता नहीं है। अमी के तौर पे लायबिलिटी कम हुई, बिल्स पेएबल के तौर पे बढ़ी। आई रिपीट, अब रामी को अमी से कोई लेना देना नहीं है, उसने जो एग्रीमेंट पे साइन किया उसकी उससे फटेगी। तो वो क्या बोलेगा कि मेरे लिए लायबिलिटी वो कागज का टुकड़ा है, अमी नहीं। तो लायबिलिटी अब उसके लिए क्या बन गई? बिल्स पेएबल। इसलिए लायबिलिटी बढ़ी, मतलब LIC। डन। अब सीन क्या है? 20 दिन का बिल है, तो 3 तारीख है,
3 तारीख पे 20 दिन अगर जोड़ूं तो तारीख हुई 23 डेट हुई। पर एक चीज याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक रूल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक रूल है, कभी भी बिल इशू होता है तो 3 दिन ग्रेसिंग मिलते हैं। ग्रेसिंग मतलब आपको सामने वाले को मोहलत देनी पड़ती है पैसा इकट्ठा करने की। तो लीगली हमारे बिल ड्यू कब हो रहा है? 23 तारीख को, पर हमें उसको 3 दिन मोहलत देनी है, मतलब 23 प्लस 3 डेज। तो हमारी कौन सी डेट को हमें पैसा लेने जाना है उसके पास? 26 तारीख को। 3 तारीख का बिल था, 20 दिन का प्योर था, तो 3 प्लस 20 23 दिन हुए, ठीक है। 23 दिन के बाद 3 दिन का ग्रेसिंग देना है, मतलब इट इज 26। तो 26 7 16 पे एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? थोड़ा ध्यान से समझना वापस। पैसा मिल गया किसको? अमी को। तो अमी क्या बोलेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट का मतलब अपने पास पैसा आ गया, कैश के तौर पे असेट बढ़ी, बिल के तौर पे असेट कम हो गई। अगेन आई रिपीट, कैश के तौर पे असेट बढ़ी, बिल के तौर पे असेट कम हो गई। बहुत सिंपल हिसाब है कि भाई पैसा आ गया और जो हमारे पास बिल था, कागज का टुकड़ा, वो हमारे पास से चला गया। वैसे ही रमी क्या बोलेगा कि जो मेरी लायबिलिटी थी ना बिल पेएबल के तौर पे, जो आपने यहां क्रेडिट किया था, वो क्या हो जाएगा? डेबिट होके खत्म। कि लायबिलिटी जो थी मेरी, जो मैंने क्रेडिट किया था, वो डेबिट हो गया, मतलब लायबिलिटी मेरी हो गई खत्म, क्योंकि मैंने पैसा दे दिया। तो कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? कि कैश के तौर पे असेट मेरे पास से गई और जो लायबिलिटी थी बिल्स पेएबल के तौर पे, वो भी मेरे पास से क्या हुई? कम। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट था, तो कम होने पे लायबिलिटी को क्या कर दिया? डेबिट। लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होता था, कम होने पे क्या कर दिया अपन ने? डेबिट। रोकड़ा हमारे पास से गया, असेट बढ़ने पे डेबिट होता था, कम होने पे क्या कर दिया? क्रेडिट। ये केस कब था? जो अपने क्वेश्चन में है, जब टाइम टू टाइम अमी को पैसा मिल गया, रमी ने पैसा दे दिया। अब इसी में ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 या 6 में भी देयर, हाँ 6 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से सेम केस, पर रमी इज नॉट पेइंग द मनी। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा? 2 सम एक साथ पढ़ा रहा हूं। ऐसा आप समझ सकते हो, इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 6 एक साथ पढ़ा रहा हूं। अब इसी केस में ऐसा देखते हैं कि अगर अमी को पैसा नहीं मिला होता, रमी ने इन शॉर्ट पैसा पे नहीं किया होता, तो क्या होता? तो देख सकते हो बाइफरकेटेड किया हुआ है। अगर पैसा नहीं मिला होता तो नॉट रिसीव्ड के केस में क्या होता? ये बोलता रमी के तौर पे असेट बढ़ी, जो कागज का टुकड़ा था बिल, वो मेरे पास से गया। आप देख सकते हो ये कैश करके लिखा हुआ है, नोटिंग चार्जेस 300। नोटिंग चार्ज का मतलब होता क्या है? नोटिंग चार्ज मतलब जब ये बिल को कैंसिल कराना होता है तो लॉयर को फीस भरनी पड़ती है। तो अज्यूम किया है मैंने, हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है, कभी 300 होगी, कभी 400 होगी, कभी 500 होगी, इट वेरीज। तो मैंने यहाँ पे कौन सी अज्यूम कर ली है? 300। अगर हम 300 रुपए लॉयर को पे कर रहे हैं तो आपके पास से रोकड़ा गया 300 रुपए, असेट कम हुई। जो कागज का टुकड़ा था बिल, उसकी तो इसने ऐसी की तैसी कर दी, बोल दिया पैसा अभी नहीं, बाद में दूंगा। तो जो बिल के तौर पे वो भी असेट कम हो गई। अब एक बात समझो, ये बिल किसकी वजह से कैंसिल हुआ? रमी की वजह से। अगर रमी टाइम पे पैसे दे देता तो ये बिल कैंसिल होने का दिन आता नहीं। तो याद रहे, जिसकी वजह से बिल कैंसिल हुआ, नोटिंग चार्ज भी वही भरेगा। तो 300 रुपए आप देख सकते हो किसके खाते में लिखे? रमी के अकाउंट में 25,300। हमने यहाँ पे क्या शो किया कि रमी से कितने पैसे लेने के निकलते हैं? 25,300, जिसमें 25,000 बिल का, 300 रुपया नोटिंग चार्ज का। वापस क्लियर कर रहा हूं, रमी से 25,300 क्यों लेने का निकलता है? 25,000 रुपए बिल का है, 300 रुपए नोटिंग चार्जेस का है। उसी टाइम पे रमी के बुक में क्या एंट्री होगी कि बिल्स पेएबल के तौर पे लायबिलिटी कम हो गई, मतलब वो कागज का टुकड़ा अब इसके लिए लायबिलिटी नहीं रहा। कितने का बिल था वो भैया? 25,000 का। नोटिंग चार्ज इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसने डेबिट किया है भैया, याद रहे। नोटिंग चार्ज इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसने क्या किया है? डेबिट। ये दोनों ही पैसा 25,000 बिल का, 300 रुपए नोटिंग का, वो उसको किसको देने का निकलता है? अमी को। 25,300 की तरह लायबिलिटी वापस बढ़ गई। 25,300 किसके प्रति है? अमी के प्रति। वापस बता रहा हूं, 25,300 में क्या क्या है? 25,000 रुपया बिल का जो उसको देने का था वो, 300 रुपए जो अभी वकील का चार्ज पे किया ना उसने बिल कैंसिल कराने का वो,
तो टोटल पैसा अमी को कितना पैसा देने का निकलता है? 25,000 रुपए, 25,300 रुपए। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट केस। ऐसे और भी 3 केस पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा ताकि एग्जाम्स आपकी बहुत सुपर ऑसम जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।